पासपोर्ट लिया 2004 में, आज तक नहीं मिला। मैं कतर में एक जिंदा लाश हूं। मेरा कोई नाम नहीं है यहाँ और ना ही कोई वजूद। हम जैसों का कोई नाम नहीं होता। हम सिर्फ एक नंबर हैं, एक मशीन है। मेरी उम्र अब 45 साल है। मैं भारत के बिहार राज्य की मिट्टी में पैदा हुआ था और मैं यहाँ दोहा की इस जलती हुई रेत में पिछले 20 सालों से फंसा हुआ हूँ। 20 साल, एक पूरी जिंदगी। आज मैं आपको वह सच बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। वह सच जो इन ऊंची ऊंची चमचमाती इमारतों की नींवों में दफन है। दुनिया सिर्फ कांच और स्टील देखती है, पर मैं आपको मजदूरों का खून और पसीना दिखाऊंगा। मेरा खून, मेरी जवानी। आज मैं सब कुछ बोल दूंगा, जो भी मेरे सीने में इन 20 सालों से घुट रहा है। मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। अंत तक देखें, शायद मेरी कहानी सुनकर कोई और इस नर्क में आने से बच जाए। डर लगता है मुझे, बहुत डर, हर दिन डर। लेकिन आज मैं नहीं रुकूंगा। लेकिन शुरुआत से बताता हूं, कैसे मैं इस पिंजरे में आकर गिर गया। ये 2004 की बात है। मैं 25 साल का जवान लड़का था। मेरी आंखों में बहुत सारे सपने थे। बिहार के मेरे उस छोटे से गांव में गरीबी बहुत थी। मेरे पिता किसान थे, कर्ज में डूबे हुए। हमारे पास पक्की छत तक नहीं थी। बारिश के दिनों में घर टपकता था। मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं अपनी पत्नी को एक अच्छा जीवन देना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे परिवार के पास एक पक्का घर हो, जहां वे चैन से सो सकें। तभी गांव में एक एजेंट आया। उसने सपने बेचे। उसने कहा कि कतर में बहुत पैसा है, कंस्ट्रक्शन का काम है। उसने मुझे महीने के $800 की सैलरी का वादा किया। $800। मेरे लिए यह एक बहुत बड़ी रकम थी। उसने कहा कि मुझे रहने के लिए अच्छी जगह मिलेगी, अच्छा खाना मिलेगा और हर 2 साल में घर जाने के लिए छुट्टी और टिकट भी मिलेगा। मैं उसकी बातों में आ गया, अंधा हो गया था मैं। मैंने उस एजेंट को पैसे देने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन का एक हिस्सा गिरवी रख दिया। गांव के साहूकार से भारी ब्याज पर कर्ज लिया। लाखों रुपये दिए उस एजेंट को। मुझे लगा कि मैं वहां जाकर कुछ ही महीनों में सारा कर्ज चुका दूंगा और फिर सिर्फ पैसा ही पैसा होगा। मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैं घर से निकला था। मेरी पत्नी रो रही थी। मेरे पिता की आंखों में आंसू थे। मैंने अपनी पत्नी से कहा था, मत रो, मैं जल्दी ही बहुत सारे पैसे कमाकर लौटूंगा। हम अपना पक्का घर बनाएंगे। मुझे क्या पता था कि वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। मैं दिल्ली आया और वहां से दोहा की फ्लाइट ली। हवाई जहाज में बैठा तो लगा जैसे मैं आसमान छू रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं आसमान से सीधा पाताल में गिरने वाला हूं। और फिर सब बदल गया। मेरा वो सारा सपना, वो सारी उम्मीदें उसी दिन टूट गईं जिस दिन मैंने दोहा की जमीन पर कदम रखा। 15 मार्च 2004। वह तारीख मेरे सीने पर किसी गर्म लोहे की तरह छपी हुई है। मैं हवाई अड्डे से बाहर निकला। बाहर इतनी गर्मी थी कि लगा जैसे किसी ने मुझे भट्टी में धकेल दिया हो। वहां हमारा स्पॉन्सर हमें लेने आया था। हम कई सारे लोग थे। बस में बैठते ही पहले दिन स्पॉन्सर ने कहा, पासपोर्ट दो। मैंने बिना कुछ सोचे अपना पासपोर्ट उसे दे दिया। मैंने पूछा कि वापस कब मिलेगा। उसने कहा, 3 महीने बाद मिलेगा, जब तुम्हारा वीजा का काम पूरा हो जाएगा। 15 साल नहीं, 20 साल हो गए आज। 20 साल, अब भी नहीं मिला। वह पासपोर्ट मेरा वजूद था, मेरी आज़ादी थी, जो उसने अपनी तिजोरी में बंद कर दी। शुरुआती दिनों में मुझे लगा कि शायद यहां ऐसा ही होता है, लेकिन धीरे धीरे मुझे असलियत समझ आने लगी। मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम के लिए भेजा गया। हर दिन 14 घंटे काम, 14 घंटे, और वो भी कतर की उस जानलेवा गर्मी में। गर्मियों में यहाँ का तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है। 50 डिग्री, हवा भी आग जैसी लगती है। उस धधकती धूप में हम लोहे के सरिये उठाते हैं, सीमेंट ढोते हैं। हमारे शरीर से पसीना ऐसे बहता है जैसे बारिश हो रही हो। प्यास के मारे गला सूख कर कांटा हो जाता है। कोई रविवार नहीं होता यहाँ, कोई छुट्टी नहीं मिलती। एक मशीन की तरह बस काम, काम और काम। एक बार मुझे बहुत तेज बुखार था, शरीर टूट रहा था। मैंने स्पॉन्सर से कहा, मैं बहुत बीमार हूं, आज काम पर नहीं जा सकता। उसने मुझे घूर कर देखा और कहा, काम करो या जेल जाओ, तुम यहां आराम करने नहीं आए हो। उसने मुझे कोई दवा नहीं दी। मुझे उसी बुखार में तपती धूप में जाकर 12 घंटे ईंटें उठानी पड़ी। उस दिन मैं काम करते करते रो रहा था। मेरी आंखों के आंसू मेरे पसीने में मिल रहे थे। रहने की जगह, एजेंट ने कहा था कि अच्छा कमरा मिलेगा, लेकिन सच क्या है, हमें एक लेबर कैंप में डाल दिया गया। शहर की चकाचौंध से बहुत दूर, रेगिस्तान के बीचों बीच। एक कमरे में 12 आदमी रहते हैं। उस कमरे का आकार सिर्फ 15 स्क्वायर मीटर है। 15 स्क्वायर मीटर में 12 लोग। वहां लोहे के डबल डेकर बिस्तर लगे हैं। कमरे में पैर रखने की जगह नहीं होती। गर्मी में वहां सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कोई ऐसी नहीं है, सिर्फ एक पंखा है जो गर्म हवा फेंकता है। 12 आदमियों के पसीने की बदबू, गंदे कपड़ों की बदबू उस कमरे में भरी रहती है। पीने का पानी भी गंदा होता है। कभी कभी तो उसमें से भी अजीब सी महक आती है। हम वही पानी पीते हैं, उसी में नहाते हैं। कोई प्राइवेसी नहीं, कोई सुकून नहीं। यही मेरी जिंदगी है, एक जानवर की तरह। और पैसे? $800 का वादा किया गया था, लेकिन जब पहला महीना खत्म हुआ तो मुझे सिर्फ $200 दिए गए। $200? मैंने सवाल किया। मैंने कहा, एजेंट ने तो 800 कहा था।
स्पॉन्सर हंसा। उसने कहा, एजेंट की बात एजेंट जाने, यहां मैं तय करता हूं कि तुम्हें क्या मिलेगा। लेना है तो लो, वरना वो भी नहीं मिलेगा। मैं कुछ नहीं कर सका। मेरा पासपोर्ट उसके पास था, मैं फंसा हुआ था, और वो $200 भी कभी समय पर नहीं मिलते। 6 से 8 महीने की देरी होती है। हम 6 6 महीने बिना पैसों के गुजारा करते हैं, उधार मांगते हैं एक दूसरे से। भारत में मेरा परिवार पैसों का इंतजार करता है। मेरी पत्नी फोन करके पूछती है, पैसे कब आएंगे? साहूकार घर आकर गालियां देता है, और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। मैं यहां भूख से मरता हूं, और वो वहां शर्म से। सबसे मुश्किल पल तो अभी आना बाकी था। 2015 की बात है। मेरी छोटी बहन की शादी थी। मेरे पिता बूढ़े हो चुके थे। मुझे घर जाना था। मेरे पास मेरी बहन की शादी का कार्ड आया था। मैं अपने स्पॉन्सर के पास गया। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े। मैंने कहा, मालिक, मेरी बहन की शादी है, मुझे सिर्फ 15 दिन की छुट्टी दे दो, मुझे मेरा पासपोर्ट दे दो, मैं वापस आ जाऊंगा। उसने मेरी तरफ देखा जैसे मैं कोई कीड़ा हूं। उसने साफ मना कर दिया। मैंने फिर मिन्नतें की। मैं उसके पैरों में गिर गया। मैंने कहा कि मेरे बिना शादी कैसे होगी। उसे गुस्सा आ गया। उसने पास ही रखा एक डंडा उठाया और मुझे पीटना शुरू कर दिया। उसने मुझे जानवरों की तरह मारा। मेरी पीठ पर डंडे के निशान बन गए। मैं दर्द से चीखता रहा, लेकिन वहां कोई बचाने वाला नहीं था। उस दिन मेरे शरीर से खून निकला, लेकिन उससे ज्यादा मेरी आत्मा रोई। मैं समझ गया कि मैं कोई इंसान नहीं हूं। कफाला सिस्टम ने मुझे एक गुलाम बना दिया है। मैं उसकी संपत्ति हूं। मेरी कोई बहन नहीं, कोई परिवार नहीं। मैं बस एक काम करने वाला रोबोट हूं। मेरी बहन की शादी हो गई, मैं नहीं जा सका। मैंने उस दिन जो अपने कमरे में अकेले रो रो कर रात गुजारी है, वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता। 20 साल में मैंने अपनी पत्नी को सिर्फ 3 बार देखा है। 3 बार। जो औरत मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखकर आई थी, उसे मैंने सिर्फ इंतजार दिया है। जब मैं यहां आया था, तब मेरी पत्नी गर्भवती थी। मेरा बेटा पैदा हुआ, मैं वहां नहीं था। मैंने उसे पहली बार वीडियो कॉल पर देखा था। वो कितना छोटा था। मैं उसे गोद में नहीं ले सका, उसे चूम नहीं सका। मैं बस स्क्रीन को छूकर रोता रहा। और आज वो लड़का 18 साल का हो गया है। 18 साल का जवान। वह मुझे नहीं जानता। मैं उसके लिए सिर्फ एक एटीएम मशीन हूं जो कभी कभी पैसे भेजता है। जब मैं फोन पर उससे बात करता हूं तो वो अजनबियों की तरह बात करता है। वह पूछता है, आप कैसे हैं? लेकिन उसमें कोई प्यार नहीं होता। एक बार मैंने उसे फोन किया तो उसने मेरी आवाज ही नहीं पहचानी। उसने पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? उस दिन मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया था। मेरे अपने बेटे ने मेरी आवाज नहीं पहचानी। क्या यह जिंदगी है? मैंने अपने परिवार के लिए अपनी जवानी दांव पर लगा दी, लेकिन आज मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हूं। और मेरे पिता, उनका देहांत हो गया। मैं उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं जा सका। स्पॉन्सर ने मुझे जाने नहीं दिया। जब मुझे खबर मिली तो मैं काम पर था। मैं वहीं सीमेंट की बोरियों के बीच बैठकर झार झार रोया। मुझे उनकी चिता को मुखाग्नि देनी थी, लेकिन मैं यहां इस रेगिस्तान में फंसा था। जब मैं कई सालों बाद किसी तरह छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए गया तो वहां सिर्फ उनकी राख और यादें थीं। मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका, एक अच्छा पति नहीं बन सका, एक अच्छा पिता नहीं बन सका। मैंने सिर्फ पैसे कमाने की कोशिश की, वो भी नहीं कमा सका। अब मैं यहां हूं। अब मेरी जिंदगी क्या है? सुबह 5 बजे उठना, उसी गंदे पानी से नहाना, बस में ठूंस कर कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना, दिन भर गधों की तरह काम करना, सिर्फ $200 के लिए। जो पैसे मिलते हैं उसमें से कुछ घर भेजता हूं। जो बचता है उससे यहां का किराया और खाने का खर्च निकलता है। बचता क्या है? कुछ नहीं। मेरे पास बैंक में कोई सेविंग नहीं है। 20 साल काम करने के बाद भी मैं खाली हाथ हूं। मेरी हड्डियां अब कमजोर हो गई हैं। कमर में हमेशा दर्द रहता है। आंखों की रोशनी कम होने लगी है। मैं अंदर से खोखला हो चुका हूं। मुझे डर लगता है। हर दिन डर लगता है। यहां की पुलिस से डर लगता है। अगर मैं भागने की कोशिश करूं तो पुलिस मुझे पकड़कर जेल में डाल देगी, क्योंकि मेरे पास मेरा पासपोर्ट नहीं है, कोई आईडी नहीं है। स्पॉन्सर ने मुझे ऐसा फंसाया है कि मैं ना आगे जा सकता हूं न पीछे। डिपोटेशन का डर हमेशा सताता है। अगर मैं बीमार पड़ गया और काम नहीं कर पाया तो वो मुझे कूड़े की तरह निकालकर बाहर फेंक देंगे। मुझे डर लगता है अकेले मरने से। यहां लेबर कैंप में कई लोग दिल का दौरा पड़ने से मर जाते हैं, गर्मी से मर जाते हैं। उनके शरीर को हफ्तों तक उनके देश नहीं भेजा जाता। मुझे डर है कि मैं भी एक दिन इसी तरह अपनी चारपाई पर मर जाऊंगा और कोई मेरे लिए रोने वाला भी नहीं होगा। बीवी फोन करती है। वो अब भी रोती है, कहती है, वापस आ जाओ, हमें पैसे नहीं चाहिए, तुम वापस आ जाओ। मैं उससे कहता हूं, जल्दी आऊंगा, बस थोड़ा कर्ज और चुका लूं। लेकिन वो झूठ है। मैं जानता हूं कि मैं वापस नहीं जा सकता। मेरी कोई जिंदगी वहां बची नहीं है और यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या मुझे गुनाह महसूस होता है? हां, हर दिन। मैंने अपने परिवार को धोखा दिया है। मैंने खुद को धोखा दिया है। लेकिन मैं क्या करूं? अगर मैं किसी तरह वापस चला भी जाऊं तो भारत में मेरे उम्र के आदमी को कौन नौकरी देगा? वहां बेरोजगारी इतनी है। यहां कम से कम मुझे 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है। ये एक ऐसा जाल है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। मैं अक्सर सोचता हूं,
क्या मैं पछताता हूं? मैं नहीं जानता। कभी सोचता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। कभी सोचता हूं कि उस वक्त मेरे पास और क्या विकल्प था। गरीबी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। भारत में लोग सोचते हैं कि जो विदेश में है वह बहुत खुश है। सब सोचते हैं कि दुबई, कतर जाने वालों के पास बहुत पैसा है, सब अच्छा है, खुशी बहुत है। लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है। ये जो चमचमाते मॉल हैं, ये जो आसमान को छूने वाले टावर हैं, इनके पीछे हम जैसों की चीखें छिपी हैं। यहाँ चमक बहुत है, लेकिन दर्द उससे भी ज्यादा है। हम अपना खून देकर इनके शहर सजाते हैं, और बदले में हमें क्या मिलता है? गालियां, मार और एक पिंजरा। कफाला सिस्टम ने हमें इंसान से सामान बना दिया है, जिसे खरीदा और बेचा जाता है। जो लोग मेरी तरह यहाँ खाड़ी देशों में हैं, वे मेरी बात समझ रहे होंगे। हम सब एक जैसे हैं। हम सब एक ही दर्द बांटते हैं। हम सब अकेले हैं। हम सब अंदर से टूटे हुए हैं। लेकिन जब घर पर वीडियो कॉल करते हैं तो मुस्कुराते हैं। हम अपने आंसू छुपा लेते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार वाले परेशान हों। हम झूठ बोलते हैं कि हम यहाँ बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि हमने सालों से चैन की नींद नहीं ली है। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं यहाँ फंस चुका हूं। मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब मेरा कोई घर नहीं है। कतर ही मेरी कब्र है। मैंने इस रेत को अपनी पूरी जवानी दे दी, अपना स्वास्थ्य दे दिया, अपना परिवार दे दिया। अब जब मैं बूढ़ा और बेकार हो जाऊंगा तो यह देश मुझे एक लकड़ी के बक्से में बंद करके वापस भारत भेज देगा। बस वही मेरी आखिरी यात्रा होगी, एक लकड़ी का बक्सा। वही मेरा नसीब है। कमेंट में लिखो, तुम क्या सोचते हो मेरी इस जिंदगी के बारे में? क्या यह सिर्फ मेरी कहानी है या और भी बहुत से लोग इसी दर्द में जी रहे हैं? चैनल सब्सक्राइब करो। मैं और भी कहानियां लाऊंगा, और भी सच दुनिया को बताऊंगा। जब तक मेरी सांस चल रही है, मैं इन खामोश चीखों को आवाज देता रहूंगा। फिर मिलेंगे। Would you like me to make any adjustments to the tone, length, or add specific details from Bihar or Doha to further customize this monologue?